السلام علیکم व्यूअर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू नॉवल जिसका नाम है ऐद-ए-इंतकाम बकलम एलिना खान। तो चलिए हम आज का नामा स्टार्ट करते हैं। कहानी है बरसों पहले की ऐद को पूरा करने वाले की, मलक से वफादारी करने वाले की, बदले और इंतकाम की आग में जलने वाले की, मोहब्बत करने वाले की। मुकम्मल नावल। सर्दियों का आगाज़ था और कराची शहर में क्वेटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चल रही थी। जहाँ सब लोग इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ वो साहिल समंदर के किनारे खड़ा माज़ी में खोया हुआ था। क्यों मार रहे हो जाने दो, मत मारो मेरे बाबा मामा को, वह बच्चा रोते चीखते हुए कह रहा था। मगर इन लोगों पर इसकी चीखों अफकार का कुछ असर नहीं हो रहा था। फंदी तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना। ना अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक आदमी ने बेहंगामा तरीके से हंसते हुए कहा। बच्चा एक पल को इन लोगों की बात सुनकर सहम गया था, मगर इन लोगों को आपस में गुफ्तगू करते देखकर वो करीब मौजूद के घने दरख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो इसे, वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। जल्दी ढूंढो इसको, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोला। टन 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 मोबाइल की बेल ने इसकी सोचों में अरताश पैदा किया। हेलो, फोन उठाते इसने बोला, मगर दूसरी जानों की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी। आज तो सराहने लगता है कसम खाई होती कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है। इसकी एक दोस्त हानिया ने कहा। शुक्र है कि लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। इसकी दूसरी दोस्त ने मुंह लेज रखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी होती है मोटी। अपनी दोस्त समीन समीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने इन्हें, इसे खाने के सिवा कुछ नहीं आता। हिना ने भी इसका मजाक उठाते हुए कहा। कैसे दोस्त हो तुम लोग? अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। समीन ने रुठते हुए कहा। हाय मेरी बेटी, मेरी बीवी को बुरा लगा है। एबी बानी ने हानी ने समीन को बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा, जिस पर समीन से हिमायत उन सबकी हंसी कैंटीन में गूंजी। अच्छा, अब जल्दी करो मैम, अन्नम का लेक्चर शुरू होने वाला है। अनु ने अपनी रेस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगे। हम आज रात सामान दुबई नहीं भेज सकते। इन लोगों की हम पर कड़ी नजर है। आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा। मगर सरकार सरकार शेख को तो आपने आज रात तक का बोला था। इस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को कहा, जो गुस्से में इधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूंगा, तुम जाकर अपना काम करो। इसके सरकार ने गुस्से में फंकारते हुए कहा। कहाँ है वो? इससे बोलो जल्दी यहाँ पहुंचे। मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर उज़ैफा से कहा। सर, मैंने इसे फोन कर दिया है, सारी सूरत हाल से भी आगाही दे दी है। कमांडर हुज़ैफा ने जनरल को बताया। वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानिब चल पड़े। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज पर जनरल ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो फौजी वर्दी में खड़ा था। इसकी बुरी आंखें लाल हो रही थी, हल्के बुरे बाल पेन बीच दिमाग निकाल कर सलीके से कंघी की वर्दी की हाफ सिलोर होने वाली वजह से इसकी छाती बाजू नजर आते। इसकी गंदमी रंगत पर ये खाकी वर्दी बहुत जच रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते साथ जनरल को सलूट किया और ऊंची आवाज में सलाम करता हाइम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। हाइम हाइम ने इसके बैठते ही सरगोशी में पूछा। कहीं नहीं। फोन सुनते ही फौरन आ गया। इसने हाइम को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो गोया हुआ। अब तो आ गया हो ना, अब क्या मसला है? इसका अंदाज काफी झंझोड़ता हुआ था। इमरान और इसके आदमी को अंदाजा हो गया कि हम इनकी ताक में हैं। जो सामान इन लोगों ने कल दुबई भिजवाना था वो नहीं भिजवा रहे। मेजर जनरल हमदान साहब ने इनको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई। अब हमें इसके अगले कदम तक बहुत मुतहत रहना होगा। वो जल्दी सामान दुबई के लिए रवाना करेगा। जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा। लेकिन अब और इंतजार नहीं करेगा इस शख्स को, इसके अंजाम तक मैं खुद पहुंच जाऊंगा। जनरल की बात सुनकर वो एकदम तेज से बोला। सबने इसे देखा, जो अचानक गुस्से में बोला था। इसकी बुरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें बहुत मुहतात कर ये काम करना है। इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा। जनरल ने इसको समझाते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर। जनरल की बात सुनकर इसने
पंजे पंजते हुए कहा, खिड़की में खड़ी आसमान पर नजर जमाए, न जाने वो कहाँ गुम थी। हवा में खनकी होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज्यादा ठंडी थी। हवा इसके बालों की लहरें बार बार इसके चेहरे को छू छू रही थी, मगर वो तो जैसे तारों भरे आसमान में क्या क्या तलाश कर रही थी। बेटा वहां क्यों खड़ी हो, अभी तक सोई क्यों नहीं, कोई परेशानी है, ऐसे क्यों खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। बीबी जान ने ये कमरे में इसे कमरे में रोशनी देखी और इसके कमरे में आ गई और इसे खिड़की के पास खड़े देखकर तफ्तीश से पूछा। बीबी जान की आवाज पर वो चौंकी, फिर मुड़कर इन्हें देखा जो इसके बेड पर आकर बैठी थी। इस साल भी वो नहीं आया। बीबी जान, इसने बीबी जान की गोद में सरक कर कहा, तुम जानती हो तो हो बचपन से वो कितना जिद्दी है। जब तक किसी का अपने बाप से वादा किया पूरा नहीं होगा, उसको उनका साथ तक नहीं लेगा। बीबी जान ने परी के बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए चुटकी से कहा, अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। बीबी जान ने परी के ऊपर कंबल डालते और लाइट ऑफ करती कमरे से चली गई। इनफाल ड्राइवर के इंतजार में खड़ी थी। हिना आज छुट्टी पर थी और हानिया और जमीन को लेने आए थे। लेने आया तो वो चली गई। अभी वो वापस यूनी के अंदर जाने ही लगी कि गाड़ी यूनी के गेट पर रुकी। इसने यूं हैरानगी से कान में मौजूद फराज को देखा। अब क्या इसे ही मुंह खोले खड़ी रहोगी या गाड़ी में बैठोगी। भी हाइम ने अनु को इस तरह शॉक्ड होकर मुंह खोले देखा तो हल्का सा मुस्कुरा के बोला, भाई आप कब आए, पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अनु ने इसकी गाड़ी से निकलने पर इसके गले लगते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्के ना लगाओ और चलो पीछे बैठो, मुबस्सल को भी ड्रॉप करना है। हामिद ने अनफाल के सर पर आस्था से चीते लगाते हुए बताया। अनफाल मुबस्सल का नाम सुनकर अपनी तैयारी पर कुछ शर्मिंदा होकर गाड़ी में बैठी। अस्सलाम वालेकुम। मुबस्सल ने एक नज़र इस पर डालकर अपने नए अंदाज में सलाम किया। हामिद ने अनफाल के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की। अनफाल जो हामिद से बातें करते हुए कब से मुबस्सल को देख रही थी, जो विंड स्क्रीन से बाहर नजर जमाए हुए था। भाई क्या फौज के लोग मुस्कुराते नहीं हैं। अनफाल ने मुबस्सल पर चोट की थी और ये बात वो समझ गया था, क्योंकि वो अनफाल की बातों का जवाब हामिद हंसते हुए ही दे रहा था। तुम्हें किसने बोला है ये, और मैं तो कब से तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूँ। हामिद ने इसके साथ अचानक सवाल पर चौंक कर कहा, नहीं, कैसे, किसी ने नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अनफाल ने इसकी बात पर घबरा के कहा। हामिद ने एक बेकरी के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर बेकरी में चला गया। हामिद के जाने के बाद इसने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। आप इतना रूड क्यों रहते हैं, मतलब हर वक्त आपके चेहरे पर इतनी संजीदगी रहती है। बहुत हिम्मत करके इसने अपने दिल में खुद से सवाल को पूछ डाला। इसने बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी लड़की को देखा। आपको क्यों ऐसा लगा, मुहस्सन ने सर्द मेहरी से कहा। क्या आप किसी से मोहब्बत करते हैं। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसने ये सवाल क्यों किया। हाँ, जो जवाबन कुछ सेकंड बाद आया। इसके हाँ कहने पर अनफाल के अंदर कुछ टूटा था। रुख मोड़ के वो बाहर बेकरी की तरफ देखने लगी, जहाँ से हामिल अब कुछ शायद पकड़े बाहर आ रहा था। ये लो तुम्हारी चीज़ें। हामिल ने गाड़ी में बैठते सामान इसको दिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब इसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल बजा। टैग व्यू मिरर से मुबस्सल ने एक नज़र इसे देखा, जो लेलन लेलन के प्रिंट लेलोन लेली के प्रिंट सूट में दुपट्टा गले में स्टोलर की तरह लिए हुए थी। सफेद रंगत गहरी खड़ी नाक, नाभि, लब, घने काले बाल और भूरी आंखें, जो इसकी बात सुनकर उदास नजर आ रही थी। अपने पर किसी की नजर महसूस करते इसने सर उठा के मिरर में देखा। एक पल को दोनों बुरी आंखें मिली। मुबस्सल ने फौरन अपनी नजरों का रुख मोड़ा। न जाने वो इन आंखों में दुख न देख सका। हमें अभी वापस जाना है। हारिस ने फोन बंद करते मुबस्सल को कहा। ठीक है, इसने बोला। अनफाल को घर ड्रॉप करके वापस चली गई। ये सारा सामान आज रात कराची पोर्ट से दुबई भेजना है, और ध्यान रहे किसी को भी इसका पता न चले। और अपने सामने खड़े आदमियों से बोला, सरकार, अगर फिर वो लोग हमें तक पहुंच गए तो एकदम। एक आदमी ने डरते डरते कहा, नहीं पहुंचेंगे। आज रात ये सब दुबई भेजना भेजना लाजमी है, वरना ये कभी नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग दफा हो और काम मुकम्मल करो। जाओ। इमरान ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में गुस्से से इन आदमियों को, नौजवान, आज रात आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। आज हम इस इमरान को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जनरल ने अपने सामने मौजूद फौजियों जवानों से कहा। कराची पोर्ट से आज मंशियात और स्मगलिंग का सामान तो वही जाएगा, और इससे पहले हमें इन लोगों को पकड़ना है। इन्हीं ने तमाम जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा। कमांडर उस्मान हाजी कामरान, आप लोग पीछे से फौजी जवानों के साथ हमला करेंगे। बसल, हामिल और अवैस, आप लोग आगे से जाएंगे और जैफा आदिल जवानों के साथ बाहर नजर रखें।
आज मेहंदी थी जो कि हैदर विलेन में ही कंबाइन रखी गई थी। स्टेज को गेंद के जोर दर्द फूलों से सजाया गया था। पूरा हैदर विला रोशनियों में नहाया हुआ था। मुफस्सिल की फैमिली जब हैदर विले पहुंची तो इनके इस्तकबाल बहुत मरतबक तरीके से हुआ। मुफस्सिल सफेद कुर्ते पर हरे रंग की बास्केट पहने हुए बहुत पुरकशिश लग रहा था। मुफस्सिल को स्टेज पर बिठाने के लिए कुछ देर बाद अनफाल को लाया गया, जो पीले और हरे रंग की इम्तिजाज की टखनों तक आती फ्राक के साथ पीले रंग का दुपट्टा सर पर अच्छे से सेट हुआ और हल्के मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुफस्सिल ने अपना हाथ अनफाल की तरफ बढ़ाया, जिस पर अनफाल ने नज़र उठाकर इसे देखा और अपना मेहंदी से सजा हाथ इसके हाथ पर रख दिया, जिस पर सारी यंग जनरेशन ने होटिंग की। दोनों के स्टेज पर बैठने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई। मुफस्सिल के बराबर बैठी अनफाल का दिल जोर से धड़क रहा था। इसके दिल में अभी भी यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो इससे शादी क्यों कर रहा है, जबकि वो तो किसी और को पसंद करता है। सबकी मुस्कुराहट, छेड़खानी और रले मिले गुले में ले रेले गुले में ये खुशियां भरी रात अपने इख्तिताम को पहुंची। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो हैदर विले में हर तरफ गहमा गहमी मच गई। आज बारात थी जिसका इंतजार भी हैदर विले के वसी लॉन में किया गया था। अनफाल अपने दोस्तों और कजन्स के साथ पार्लर जा चुकी थी। माशाल्लाह अनु बहुत प्यारी लग रही हो, हानिया ने अनफाल को पीछे से गले लगाते हुए कहा तो अनफाल इसकी बात पर बिनप गई। आप प्लीज इनसे पीछे हो जाएं वरना इनका दुपट्टा खींचने की वजह से हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। ब्यूटिशियन ने हानिया को टोका तो वो मुंह बनाकर पीछे हुई है, जिस पर हिना सिमन और समीर ने कहकर लगाया। बारात हैदर विला पहुंची तो उनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से किया गया। वो आज मेहरून शेरवानी जिस पर गोल्डन कढ़ाई हुई थी, पाँवों में उससे पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। इसे स्टेज पर बिठाया जहां मौलवी साहब पहले से मौजूद था। पार्लर से आने के बाद अनफाल को इस कमरे में बिठाया गया क्योंकि कुछ देर में निकाह की रस्म होनी थी। इसकी आंख में करब था, काश इसके माँ बाप आज इस दुनिया में होते तो कितने खुश होते। कुछ दिन बाद निकाह शुरू हुआ। मुबस्सिल अफंदी, आपका निकाह अनफाल हैदर से महज 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। आपका कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। कबूल है, आपका कबूल है, कबूल है, आपका कबूल है। इसे अपनी और अनफाल की आखिरी मुलाकात याद आई। अगर वो वक्त पर इस कमरे में ना जाता तो शायद इसे खो देता। कबूल है, मुबारक हो। हामिल ने इसे गले लगाते हुए मुबारकबाद दी। फिर हैदर साहब और उमैर साहब मुबारकबाद वसूल करने के बाद वो आर्मी के ऑफिसर्स और बाकी लोगों से मिला। अनफाल के सर पर लाल चीज़ें डाली गई थी। जब हैदर साहब और हामिल मौलवी साहब और चंद गवाहों के साथ इसके रूम में दाखिल हुए, जहां आसिया बेगम और अनफाल की दोस्तें मौजूद थी। अनफाल, हैदर, आपको मुबस्सिल अफंदी के साथ 5 लाख रुपए का राज वक्त निकाह में दिया गया। आपका कबूल है। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। इसका वजूद कांप रहा था। जब हैदर साहब ने इसके सर पर हाथ रखा तो इसने अपना सर बात में हिलाया। मौलवी साहब ने दोबारा ही वही लफ्ज दोहराया। इसके ज़हन में अब भी यही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे, वो किसी और को पसंद करता है। कबूल है? मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर वो होश में आई। आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी बार लफ्ज दोहराए। कबूल है। इसकी आवाज़ भीग गई थी। हैदर साहब ने इसे गले लगाया और मौलवी साहब को बाहर ले गए। वो हामिल के साथ बातों में मसरूफ था। जब दुल्हन के आने के तौर पर इसके सामने देखा, जहां वो अपने दोस्तों और कजनों के संग आती दिखाई दी। रेड ब्लेड लहंगा जिस पर गोल्डन का काम हुआ था, सर पर इसका रंग का दुपट्टा जिसके किनारे पर गोल्डन कढ़ाई थी, स्याह बाल जो कमर तक आते थे, इन्हें आगे से डिजाइन बनाकर बाकी एक कंधे पर डाले हुए थे। बिला शिवा वो खूबसूरत थे, मगर आज वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इनफाल के के करीब आने पर मुबस्सिल ने अपने साथ बढ़कर इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की। परी ने इनफाल को मुबस्सिल के साथ सोफे पर बिठाया। वो दोनों एक साथ बहुत हसीन लग रहे थे। सब लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी और सलामी दी। दूध पिलाई की रस्म की इनफाल के दोस्तों ने की, जिस पर मुबस्सिल ने मुंह मांगी रकम इनको दी। रिक्शे के वक्त आया तो इनफाल ने अपने साथ बाकी सबको फिर उलाह दिया। फिर प्रेसा और बीजान ने इनफाल को गाड़ी में बिठाया। इन लोगों को मुबस्सिल के अपार्टमेंट जाना था। इनफाल की कुछ रस्मों के बाद मुबस्सिल के रूम में ले जाया गया। कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काफी देर मुबस्सिल का इंतजार करने के बाद वो अपना लहंगा संभालती उठी और दूल्हे उतारने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो ड्रेस चेंज करने के बाद बेड पर एक किनारे पर लेटी और अपना ऊपर कंफर्ट डाल के नींद की वादी में उतर गई। रात 12 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो नजर सामने बेड पर लेटी उस परी पर पड़ी जो दुनिया जहां से बखबर ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। एक अहम फोन कॉल सुनने की वजह से इतनी देर हो गई। वो फ़ोन बंद करने के बाद जल्दी से कमरे में आया कि केनपाल इसके इंतज़ार में बैठी हो। अगर कमरे में आकर इससे सोते देखो वो लगता गिरना बढ़ गया और कुछ देर में आरामदा कपड़े पहने
लाइट ऑफ करके वो बेड की दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह अनफाल की आँख खुली तो नज़र अपने बराबर सोए वजूद पर पड़ी। वो फौरन हड़बड़ा के उठी, जिससे मुबस्सिल की आँख भी खुल गई। क्या कोई जिन देख लिया जो इस तरह उठी हो? मुबस्सिल ने इसकी इस तरह उठने पर चौंक के, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनफाल ने इसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा। मुबस्सिल ने इसके के सवाल पर नफी में सर हिलाया। मोहतरमा, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, इसने इस बात पर तंजिया करते हुए कहा और उठकर बाथरूम में चला गया। अनफाल ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। फुल साइज का बेडरूम, जिसके सामने वाली दीवार पर एलईडी फिक्स थी और दीवार के साथ दरमियाने साइज का सोफा था। दूसरी जगह श्रृंगार मेज थी, जिसकी एक तरफ दरवाजे थे। एक ड्रेसिंग रूम और दूसरा बाथरूम था। कमरे का जायजा लेने के बाद वो श्रृंगार मेज के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश फेरने लगी, क्योंकि अब पार्लर वाली ने जो हेयर स्टाइल बनाया था इसके बाल काफी उलझ गए थे। अभी वो बाल ब्रश कर रही थी जब बाथरूम का दरवाजा खुला। अनफाल ने नजर उठाकर इसे देखा तो शायद शावर लेकर आया था, क्योंकि इसके सामने के बालों की लुटों से पानी की बूंदें गिर रही थी। नजर लगानी है, क्या जानता हूँ, बहुत प्यार लग रहा हूँ, बसल ने इसके साथ इस तरह खुद को देखते हुए कहा, जिस पर वो होश में आई। कुछ ज्यादा ही खुश फहमी हो रही है, अनफाल ने संभलते हुए कहा। क्या करें, कुछ लोग हमें देख के होश खो देते हैं, बसल ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा। और इसकी बात का जवाब दिए बगैर पास गुजरने लगी। जब बसल ने इसकी कलाई थामी, छोड़े मेरा हाथ, नेपाल इसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी। क्या करें, कुछ लोग हमें देख के होश खो देते हैं, बसर ने इसके हाथ से ब्रश लेते हुए उसकी बात को जवाब दिए बगैर इससे गुजरने लगी। जब बसर ने इसकी कलाई थामी, छोड़े मेरा हाथ, नेपाल इसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है, बसर ने अब की बार इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेते कहा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनफाल मुसलसल अपने हाथों को इसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करने की नाकाम कोशिश में लगी थी। क्यों किसी और को चाहती थी तो मुझसे शादी के लिए? हाँ, क्योंकि इसने अनफाल की बात गुस्से में कहा। मैं किसी और को पसंद करती थी, या आपने तो मुझसे शादी से हमदर्दी में की थी। अनफाल को तो मानो इसकी बातों पर पतंगे लग गए। तुम्हें किसी ने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? तुम में से शादी हमदर्दी में की? मुफस्सिल इसकी बात पर चौंक कर बोले। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। आपने खुद इस दिन गाड़ी में कहा था कि आप किसी और को चाहते हैं। यह अनफाल ने इसको याद करवाते हुए तंजीहन कहा। उफ अनफाल, मुझे नहीं मालूम था कि इस दिन की बात को तुम आज तक सीने से लगाए बैठी हो। मुबस्सिर ने इसके हाथों छोड़ते हुए एक हाथ से अपनी बालों को पीछे करते हुए कहा। इसे नहीं मालूम था कि अनफाल इसकी बात को इतना सीरियस लेगी। तो क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? अनफाल ने पीछे होते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे लेकर अपने दिल में कोई जज्बा पैदा करो, और तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे बारे में जो एहसास थे मैं इनसे भी वाकिफ था, और कहीं न कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बे और जज्बात हैं। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें ये बताकर इन जज्बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। इस वक्त मैं सिर्फ अपने वालिदैन का बदला लेना चाहता था। इन सब में मैं अपनी जान से भी जा सकता था। और जहाँ तक बात रही तुमसे शादी करने की, तो एक बात अपने ज़हन में डाल लो, मैंने किसी हमदर्दी में के बिना तुमसे। बच्चन ने इसे बाजू से थामते हुए कहा। अब तो सब क्लियर हो गया है ना? अब मुझसे खफा हो? बच्चन ने इसकी थोड़ी को हल्के से पकड़ के ऊपर किया, जिस पर अनफाल ने नजर उठा के इसकी आंखों में देखा, जहाँ इसके लिए मोहब्बत की आंखों में जाहिर हो रही थी। सॉरी मुबस्सिल, मैं न जाने क्या बोल के अनफाल इसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाई और मुबस्सिल के सीने से लगकर रोने लग गई, जिस पर मुबस्सिल ने इसके गिर्द अपना बाजू का आसार बांधा और इसके बाल सहलाने लगी। अच्छा, अब रोना बंद करो और फ्रेश होकर आओ। मुबस्सिल ने कुछ देर बाद उसे खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर वो सरहलाती बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अनफाल जब फ्रेश होकर बाहर आई तो मुबस्सिल को अपने इंतजार में पाया। मुबस्सिल ने अनफाल का हाथ सर से थाम कर इसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाकर इसके हाथ अपने लबों से लगाए। ये तुम्हारी मुंह दिखाई पर रात जब मैं आया तो तुम सो गई थी। मुबस्सिर ने अनफाल की शर्माते हुए अनफाल को चेहरे को देखकर कहा, चलो बाहर चलते हैं, नाश्ता लग चुका है। बहुत सारा लाती इसके पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। जब सब नाश्ते पर इनका इंतजार कर रहे थे, वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। आज इनका वलीमा था, जो लाहौर की एक मार्की में अरेंज किया गया था। इनफाल पीच रंग की मैक्सी ज़ेबें तन किए थी, जबकि मुबस्सिर ने ब्लैक पैंट की कोट पहना हुआ था। मुबस्सिर ने आगे होकर इनफाल के कान में कुछ कहा, जिस पर वो खिलखिला कर हंसी थी, और कैमरामैन ने इस मंजर को अपने कैमरे में महफूज किया। इन दोनों को मुस्कुराता देख शाम तारों ने इनके लिए हमेशा मुस्कुराने की दुआ की। खत्म। तुम लोग मुझे तक नहीं पहुंच सकते इसमें। अब मैं बताऊंगा इमरान चीज़ क्या है। हाँ हाँ, इमरान ने फ़ोन बंद
اور حادثت سے وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذاتی سے بہت زیادہ طاقت والی ہے. اب وہ وقت تھا جب اللہ اس کی رسی کھینچنی تھی. ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے. ہادی اور اویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے. ہم نے چاروں طرف سے کو گھیر لیا. میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا. وہ آہستہ آہستہ دبے قدم اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جس کے باہر سے تالا لگا ہوا تھا. وہ نوجوانوں کو لے کر اس کے دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیارے کیے توڑ ڈالا. دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دیکھا وہ اس کا خون کھلا آ گیا. وہ اس کے سامنے تھی. آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی. چہرے پر آنسو کے نشان تھے. بال کونے سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے. منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رستے سے باندھا ہوا تھا. اس کے کمر پہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. مگر آج اسے حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا. وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا. جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا. چلو اٹھو, ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے. اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا. چلو شاباش. جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. انفال نے تھوڑا جھنجھوڑ کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی. باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا. ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آواز گونجنے لگی. اسی طرح مبشر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ آنے کو کہا. وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مبشر کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری. اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور اس کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. بہت جلدی یہاں سے بھاگنے کی کہا. وہ آدمی ہنستے ہوئے بولے. انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والی گولی کو دیکھ رہی تھی. تم عمران, تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں. اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا؟ مبشر نے اس کے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا. کون ہو تم؟ عمران کو کچھ شک سے بولا. وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا. وہ تپش سے بولا تھا. اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا. تم فاروق افندی کے بیٹے ہو. عمران کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک چاہ رہا تھا. واہ, تمہیں یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا. اب تمہاری باری, تمہارا کھیل اب ختم. عمران مبشر نے غصے میں چیختے ہوئے کہا. پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا. تم اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہو گے. عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا. مبشر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا. ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا. اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود ہمارے حوالے کر دو. عمران نے ساکت کھڑے مبشر کو کہا. وہ غصے سے دھڑا. عمران نے جیسے انفال کو اپنے انفال جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھی عمران کی چینکوں پر ایک قدم کھولا اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کے اوپر کیے بغیر عمران کے سینے میں گولی اتار چکا تھا. گولیوں کی آوازیں. باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی کو ہم پہنچتے. حامل کو سامنے دیکھ کر انفال روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی. اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حامل آپ ان لوگوں کو گھر لے جائیں. جنرل نے پہلی حذیفہ اور عاقبہ کامران کو حکم دیا اور پھر حامل سے بولے. مبشر افندی, آپ نے بہت اچھا کام کیا ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تب کرنا مشکل تھا. پراؤڈ آف یو میجر نے اس کے بیٹھے تھپکی دی. کمانڈر, آپ بازو پر ڈریسنگ کروائے اور آرام کرے. جنرل اس کی زخمی بازو کو دیکھا. آج اس کا اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا. جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا اب وہ آگ بجھ گئی تھی. ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ دیا تھا اور حامل سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا. مبشر نے اسے مخاطب کیا. انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھنجھوڑ کے حامل سے نفال کے بارے میں پوچھا. وہ جو اس واقعے کے بعد سے کافی ڈر گئی تھی. ابھی کچھ اکثر ڈر جاتی ہے. ماما بابا اور عائشہ اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے سوال کرنے پر حامل نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی. مجھے تم سے بات کرنی ہے. اسے بیڈ کے کنارے بیٹھتے جس سے نفل سے کچنا ہو گیا. ہاں بولو. حامل اس کے انداز پر چونکا. میں
میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے ہوئے حامل کو دیکھا۔ حامل کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ وہ حامل کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حامل نے مشکوک طریقے سے کہا، ہاں ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہلکے سے کہہ کے بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد مسکرایا تھا اور حامل نے دل ہی دل میں اس کے ایسے مسکرانے کی دعا کی تھی۔ پاکستان زندہ باد! سب نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ بائک طرف بڑھے جہاں ان کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ دادا جان بس آپ اسے اب واپس بلائیں، اتنے سال کیسے کوئی اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ مہر صاحب کو چائے دینے آئی تھی، انہیں فارغ دیکھ کر اس نے گفگی سے کہا، وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے سر آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ خود چاہتے تھے کہ اب وہ واپس آ جائیں، کیا ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کم سے کم وہ ہر مہینے نہ سال میں ایک دو بار آ جائے۔ پریسن کے چہرے پر خوشی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا آپ پریشان ہو، میں بات کروں گا اس سے۔ انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے ون کی ایک نہیں سنے گا۔ جلدی سب کنٹینر میں لوڈ کرو اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے۔ وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی ایک آدمی کے پاؤں میں لگی۔ اس کی چینخیں بلند ہوئی، ہینڈز اپ، خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، تم لوگ چاروں طرف سے گرے جا چکے ہو۔ ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی، ہاں ہاں ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہی ضرور آؤ گے۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا، گولی کے بال گونجی اور اس آدمی کے بازو کو چیرتے ہوئے نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگا۔ جب چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی، سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ اب میں شیخ کو کیا جواب دوں گا کہ کن نکمے آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا؟ جوان فوجیوں کی نظروں سے نہ بچ سکے عمران جس زخمی آدمی کو دیکھ کر پنکھا رہے۔ ان لوگوں نے سب اسمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا، ایک اور آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا جو غصے اور تپش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ جب فوجوں کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا، وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ 4 یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ زمین اور ہانی ایک ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور ہنا انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی جبکہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہنا کے سوال پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ مبصر کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور ساتھ وہ بھی آیا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اوہ ان تینوں نے اس کو دیکھتے میں نے خزی سے کہا، پھر تم نے اس سے بات کی؟ سمیر نے اسے چھیڑا۔ ہاں کچھ سوچ کر وہ بولی۔ واہ بھائی اچھا کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے، کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھنجھک کر بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولے، اس نے کیا کہا یہ بتاتے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتہ اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو۔ ہنا نے اسے سمجھایا تھا اور اپنی دوست کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہنا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی کیوں نہ کہ اب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اسمگل در مال اور بازیاب کرائے ہوئے بچے اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ شاباش جوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے کیونکہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا، اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت جلد وہ دوبارہ سامان بھیجے گا اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ جنرل نے کہا، انشاءاللہ ہم اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے کہا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پابند باد! سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ حامل کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا تو جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم تو پتہ ہی نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو۔ حامل نے اسے کہا جو سوچوں میں گم تھا۔ نہیں کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی۔ وہ نے گڑگڑاتے ہوئے بولا، جب تم نے آرمی جوائن کی تو تم صرف کوئی 6 یا 5 بار اپنے گھر گئے ہو اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تو تم گھر جانا تو دور فون بھی نہیں کرتے۔ حامل نے تشویش سے پوچھا، میں جب تک اپنے والدین سے یہ عہد نہ پورا کر لوں نہیں جاؤں گا۔ اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کیا ہوا تھا؟ حامل گفگی سے بولا، کیا کروں؟ یہ جان کر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف حامل سے دوستی تھی جس میں زیادہ
हाथ हामिल का था। हम लोग शहर में रहते थे, दादा-दादी गाँव में रहते थे। मैं 10 साल का था, हम गाँव जा रहे थे। मेरी बहन महीने पहले दादा के साथ गाँव चली गई थी। गाँव लाहौर से 2 घंटे दूर था। अभी हम लोगों को 1 घंटा हुआ था जब फायरिंग की आवाज़ आई और हमारी गाड़ी लड़खड़ाई थी। बाबा ने फ़ौरन ब्रेक लगा कर गाड़ी रोकी। वो साँस लेने के लिए रुका, नज़रें अपने हाथ और जमाई। इसने दोबारा बोलना शुरू किया। कुछ आदमी हमारी गाड़ी को घेरे खड़े थे। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि बाबा को बाहर निकाला। हमें वो डाकू लगी थी। फिर इन लोगों ने मामा और मुझे बाहर निकाला। तुमने मेरे साथ काम करने से मना करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देख मैं करता क्या हूँ। हाँ हाँ, एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे बाबा को बोला था। इमरान जाने दो हमें, बाबा ने इस आदमी से कहा। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मामा बाबा को कत्ल कर दिया था। मेरे रोने चीखने का इन पर कुछ असर नहीं हुआ था। ये बताते इसकी आंखें सबसे लाल हो गई थे। मैं इन लोगों की नजरों से बच के करीब मौजूद मैंने दरख्त से पर छुप गया तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था। और अभी देख इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ, वह आदमी इमरान था जब मेरे बाबा की लाश के करीब बैठा था। बेइंतजाम तरीके से हंसता हुआ बोला था। इसकी बात सुनकर मैं सहम गया था और अल्लाह की मदद की दुआ करने लगा। वो इसके आदमी मुझे ढूंढ रहे थे कि सामने से एक पुलिस मोबाइल जो वहाँ गर्दिश कर रही थी मुझ पहुंच गई और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर मुझे हौसला हुआ और अपने बाबा मम्मा की लाश के पास आया। बेटा हमें बताओ क्या हुआ है आपके साथ। एक पुलिस वाले मेरे पास आकर बोला तो मैंने रोते हुए कहा सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले ने मुझसे मेरे घर का नंबर मांगा और डेड बॉडीज हमारे घर पहुंचा दी। हमारे घर कहराम मच गया। मेरी बहन जो मामा पापा का इंतजार कर रही थी इनकी लाशों को देखकर अपने होश खो बैठी। मामा पापा की डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को दादा और दादी हमें दूसरे गांव शहर ले गए। मेरे दादा और दादी ने हम दोनों बहन भाई को बहुत मुश्किल से संभाला था। एक बार हमने दादा से पूछा मामा पापा इतने जल्दी क्यों चले गए, सब लोग क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं? तो दादा ने कहा बेटा हम जिंदगी जीते हैं लेकिन सिर्फ मरने के लिए। ये दुनिया फ़ानी है, कोई यहाँ से सारी उम्र नहीं रहता। एक दिन सबने जाना है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के अलावा किसी न किसी नेक काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस दिन हमने ये अहद किया कि मैं अपने माँ-बाप की मौत का बदला इस ज़ालिम इंसान से ज़रूर लूँगा ताकि वो दोबारा किसी बच्चे के सर से माँ-बाप का साया न छीने। क्योंकि इमरान अपने सोर्सेज़ होने की वजह से जेल से बाहर आ गया था। मैंने इस दिन अपने बाबा से ये अहद किया कि मैं इनके कातिल को इसके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। हामिद ने इसे देखा जिसके बाद रौंद गई थी मगर वो कमाल सबसे आंसू रोके हुए था। मुबस्सिर ने अपनी बात ख़त्म करके हामिद की तरफ देखा। हामिद की आंखों में इसकी बात सुन के नमी आ गई। वो उठा और मुबस्सिर को गले लगाते हुए बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अहद पूरा करने की हिम्मत दे, आमीन। 2 माह बाद वो यूनिट से वापस आ रहे थे जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। सड़क तकरीबन सुनसान थी। भाई गाड़ी क्यों रोक दी? इसने परेशानी से पूछा। मैडम शायद पेट्रोल खत्म हो गया। ड्राइवर गाड़ी चेक करते हुए बोला। अभी कुछ मिनट गुजरे थे इसने बाबा को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी भेजने का बोल दिया था। तभी एक ही कैरी डब्बे वहाँ आकर रुका और चंद नकाबपोश आदमी इसमें से निकले। गाड़ी का दरवाज़ा खोला वरना हम तुझे मारेंगे, एक नकाबपोश आदमी ने ड्राइवर से कहा। ये सुनकर पीछे बैठी नफाल डर गई थी। कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन इन लोगों को देखकर सही मायनों में इससे ज़मीन अपने पाँव से निकलती महसूस हुई। कौन लोग हो तुम और क्यों दरवाज़ा खोले? हम वो हिम्मत करके बोली। ए लड़की तू अपनी ज़ुबान बंद कर और चुपचाप गाड़ी से उतर। एक आदमी ने गुस्से में इसे बोला। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो एक आदमी ने गाड़ी के टायर पर फायर किया। अब अगर दरवाज़ा ना खोला तो ये गोली तेरे बीच में उतरेगा। वो आदमी तपश में ड्राइवर से बोला। इसकी धमकी देने पर ड्राइवर इसकी रूह कांप गई। भाई आप दरवाज़ा खोल दें वरना ये लोग हमें मार देंगे, नरफाल ने डरते हुए कहा। ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने की देर थी। इन आदमियों ने ड्राइवर को गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और नरफाल के मुंह पर रुमाल रखकर इसकी आवाज़ बंद की जो चीखने लगी थी। उसे उठाकर गाड़ी में डाल के ले गए। और सब लोग आज एक बार फिर इमरान को करने का लिए अमल तय कर रहे थे जब किसी का मोबाइल रिंग हुआ। हामिद ने एक्सक्यूज करते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी जानब की बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी फैल गई और दिमाग की रगें तन गई। सब ने इसके बदलते अंदाज को देखा। सब खैरियत है? जवान जनरल ने इसके चेहरे को देखकर पूछा। इमरान अब अपने हदें पार कर रहा है। इसने मेरी बहन को गवा किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हामिद ने गुस्से के आलम में कहा और मुबस्सिर को यह सुनकर झटका लगा था। इसकी आंखों के सामने वो खफा सी बैठी लड़की का सरापा लहराया। हम आज रात ही इसके अड्डे पर हमला करेंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और ये एक अंधेरा कमरा था जहाँ इसे लाया गया था। इस कमरे में इसके अलावा और भी लड़कियां थी जिनके
मुंह को रुमाल से बांधा गया था और हाथ को पिछली रस्सी से बांधे हुए थे। गर्म सियाल की आंखों से बह रहे थे। जब इसे होश आया था, इसे अपने सर पर इसे उठती महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरे की वजह से इसे वक्त का अंदाजा नहीं था। वो बस मुसलसल रोए जा रही थी और अल्लाह से मदद की दुआ कर रही थी। हम आज रात लड़कियां और मंशियात दुबई के लिए रवाना कर देंगे। वो मोबाइल पर बात करते हुए बोला, इस बार सब सही सलामत दुबई पहुंचेगा। बहुत खास आदमी को मैंने ये काम दिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो बोला, इस बार तुम लोग मुझे तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं बताऊंगा इमरान चीज क्या है। हाँ हाँ, इमरान ने फोन बंद होते ही खबासत से हंसते हुए कहा, बीजान में नहीं आएगा, आप रिश्ते वालों को हाँ नहीं बोलेंगे। बीजान और प्रीसा सोफे पर बैठे थे जब बीजान की बात सुनकर इसने बीजान को अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। तो फिर भी जहान आप भी अभी इन लोगों को हाँ बोल दें। इसने पीछे से आके बीजान के गिर्द बाजू फैलाकर शौकिया अंदाज में कहा, क्या हो गया? ये मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। इसने मुस्कुराते हुए परी को चुटकी काटी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। इसने देखा जो बीजान के गले लगे इनके शिकवे दूर कर रहा था। तुम कितने बदतमीज हो। मुबस्सिल बंदा साल में एक बार घर आ जाए। नहीं नहीं, तू हर हफ्ते फोन ही कर ले, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। प्रीसा ने इसके कान खींचते हुए थोड़ा गुस्सा करती बोली। तो आखिर में आवाज़ रोंद गई तो मुबस्सा को लगा शायद इसने बहुत गलत किया। कम से कम वो हर महीने फ़ोन करके अपनी खैर खैरियत की खबर इनको देता रहता है। और दादा कहाँ है? आज तो संडे है, वो घर में नहीं है क्या? परी को चुप करवाते इसने बीजान से कहा, हाँ, मार्केट तक गए हैं, तो मुँह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। बीजान ने इसे बताते हुए इसको फ्रेश होने का बोलती किचन की तरफ चली गई। अच्छा, अब नाराज़ तो ना हो, अब तो आ गया हूँ ना। बस एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मुबस्सा ने परी की नाराज़गी खत्म करते हुए कहा, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? परी के मशूक तरीके से पूछने पर मुबस्सा ने ठहाका लगाया। इसके शर्म हंसने पर प्रीसा ने इसके हमेशा खुश रहने की दुआ की। वो यकी, वो वीकेंड पर घर आया था। इसका इरादा पहले इनफाल से बात करने का था, मगर आसिया बेगम ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हैं। तो हैदर साहब के कमरे में आया। मामा पापा, मुझे आप लोगों से बात करने की इजाज़त लेते हुए कमरे में आया। हैदर साहब बुक का मतालिया करने में मसरूफ़ थे और आसिया बेगम बेड पर बैठी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? हैदर साहब ने किताब साइड पर रखते हुए नरमी से कहा, आप लोग मुबस्सल को तो जानते ही हैं, वो अपने घर वालों को अनफाल के सिलसिले में भेजना चाहते हैं। आमिर ने तुम्हें तहमत बांध के बात शुरू की। मिला हूँ मैं इससे, काफ़ी अच्छा अ, पड़ा है सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन फारूक की राय के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। कह सकते हैं, हैदर साहब ने कहा। आमिर खुद भी इनफाल की मर्जी जानना चाहता था। अभी वो लोग बात कर रहे थे जब इनफाल रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कब आए? इसने कमरे में दाखिल होते साथ सलाम किया। फिर आमिर से पूछा। आमिर ने अपनी बहन को देखा जो इस वाक़ये के बाद काफ़ी संजीदा हो गई थी। मैं दोपहर में आया तो था। तुम बताओ तबीयत कैसी है? आमिर ने इसे बताते हुए इसकी तबीयत रास्ते ठीक हूँ। इसने अपना सरासिया बेगम के कंधे पर रखते हुए कहा, बेटा हमें आपसे बात करनी थी। हैदर साहब ने तमीद बांधे तामीद बांधते हुए कहा, जी पापा बोलिए। इनके इस तरह बोलने पर वो कट गई थी, मगर संभल के बोली, देखो बेटा, जो हुआ इसे अब भूल के आगे बढ़ो। हम जानते हैं ये सब इतना आसान नहीं, मगर माजी में रहकर जिनकी नहीं गुजारी जाती। जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना पड़ता है, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए भी और हमसे जुड़े रिश्तों के लिए। आदर साहब ने इसे समझाते हुए कहा, जी बाबा, मैं कोशिश करूँगी, सब बुला के आगे बढ़ो। इसने सर हिलाते हुए कहा, मुबस्सा के घर वाले आने चाहते हैं तुम्हारे और मुबस्सा के रिश्ते के लिए। इन्होंने अपनी बात कह के इसे देखा, जो इनकी बात पर साख्त हो गई। बेटा आप सोच लो, कोई भी जल्दी नहीं, जो आपका फैसला होगा हम इसमें खुश हैं। हजरत साहब ने उठ के इसके सर पे हाथ रख के कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसने नम होती आंखें से इन्हें देखकर कहा। उठकर अपने रूम में आकर इसने आंसू पर बंदा बांध तोड़ना, आंसू की बाढ़ को बह ना दिया। मेहर साहब के घर आने के बाद इन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया और मेहर साहब को भी इससे जो शिकवे थे इसने इन्हें दूर कर दिया। इसने इन्हें उमरान के खेल और कत्ल के बारे में इन्हें आगाह कर दिया। वह बहुत खुश था कि अपने वालिदैन से यह ऐद पूरा हो गया था। इनका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गया था। खाने से फारिग होकर वो दोनों मेहर साहब और बीजान के कमरे में बैठे थे। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ कराची चले। मुबासा ने बात करते इन तीनों को देखा। कराची क्यों जाना है? बल्कि तुम अपनी पोस्टिंग यहाँ लाहौर में करा लो। अब हमें तुम्हें और खुद से दूर नहीं कर सकते। बीजान ने इसको डपटते हुए कहा, अरे बीजान, मैं कौन सा हमेशा के लिए जाने को बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए
इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलें और हामिल के घर इनफाल के लिए मेरा रिश्ता लेके लेके जाए। इसने वजाहत देते हुए आखिर में असल बात बताई। पाया पाया ये हामिल और इनफाल कौन है? बीजान ने मुश्किल से पूछा। जी, जिस पर मुबस्सिर ने हंसते हुए कहा, हामिल मेरा दोस्त है, इनफाल इसकी बहन। मुबस्सिर ने वजाहत दी। ओहो, देख लें आप लोग, ये इसलिए यहाँ नहीं आता था और अब भी सिर्फ अपने रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आया है। प्रीसा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग वजह जानते हैं मैं किस लिए यहाँ नहीं आता। और जब सब सही हो गया तो मैं इसलिए कहा। अभी हर वक्त शादी का कहते रहते हैं। इसने परी की बात पर घबरा के कहा, जिस पर सब हंस पड़े। कब जाना है? उमर साहब ने इससे कराची जाने का पूछा। अगले हफ्ते, मुबासा ने बताया। फिर तो बहुत कम वक्त है। खैर खैर, कल से तैयारी शुरू करते हैं। बहू के लिए मंगनी की अंगूठी भी लेनी है। बीजान ने कहा, भाई मुझे आपसे बात करनी है। इनफाल हामिल को लॉन में बैठा है देखा तो वहीं आ गई। हाँ बोलो, आज हमारी गुड़िया को ऐसी क्या बात करनी है जो इस तरह तमीज बांधे रही हो? हामिल ने इनफाल को प्यार से बुला के, आप के लिए मैंने हमदर्दी में मेरा रिश्ता मांगा है ना। वो बात जो इससे कब से खटक रही थी, हामिल को बोल दी। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है वो हमदर्दी में तुमसे शादी करना चाहते हैं? हामिल को अंदाजा नहीं था कि रिश्ते की बात ये रुकती क्योंकि मेरे साथ जो हुआ नहीं सिर्फ मुझसे हमदर्दी हो रही है। कुछ नहीं, इनफाल ने बेरुखी से कहा। ऐसे वो बात याद थी जब इसने मुबाशर ने पूछा था कि वो किससे मोहब्बत करती है। इसने हाँ में जवाब दिया था। अगर ऐसा होता तो मैं इसे फ़ौरन इनकार कर देता, मगर इसके लहजे में तुम्हारे लिए परेशानी और आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बात की, वरना तुम्हारे लिए बोझ नहीं हूँ। हामिल की बात पर इतनी सर उठा के इसे देखा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या जवाब देती हो। वैसे भी अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहा है। इनसे मिलकर तुम जो फैसला करोगी मैं हमें मंजूर है। हामिल ने इसे समझाते हुए बताया, जो आप लोगों का फैसला होगा मुझे मंजूर है। आप लेकर आई हो। देखो, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो रही है, तो अब तुम पीछे हट रही हो। इन तीनों की वो शाम में मुबासा के रिश्ते के बारे में बता चुकी थी, तभी इसके कॉल करने पर वो तीनों शुरू हो चुकी थी। कुछ बोलो भी। अनु क्या जवाब देकर आई हो? अनफाल के कुछ ना बोलने पर इतना गुस्से से बोली, मैंने भाई और मामा को फैसले का हक दे दिया और वो अगले हफ्ते अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहा है। अनफाल ने आंसू का गोला हल्क में उतारते हुए बताया। वो फिर तीनों अनफाल को छेड़ने में लग चुकी थी। दिन को ही वो कराची पहुंच गए और मुबासा के अपार्टमेंट में रुके थे। अपार्टमेंट में 4 कमरे, अटैच बाथरूम, लॉन्ज और इसके साथ ओपन किचन था। आज वह सभी हैदर साहब के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर हामिल भी अपने माँ बाप को मुबासा के वालिदैन के बारे में बता चुका था। मुबासल, उमैर साहब, बीजान और परी जब हैदर साहब के घर पहुंचे तो इनके सवाल बहुत अच्छे से किया गया। मुबासल ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहने, जिसकी हाथ शलोज में से कसरती बाजू नजर आ रहे थे और बाएं बाजू पर गोली का निशान अभी भी मौजूद था। और सब लोग लॉन्च में बैठे थे जब उमैर साहब ने बात शुरू की। हम आपकी बेटी इरफान का हाथ अपने पोते मुबासल के लिए मांगना चाहते हैं। इसके वालिदैन जिंदा होते तो आते, मगर इन दिनों बाद हम ही इन दोनों के लिए वालिदैन हैं। उमैर साहब ने बगैर तहमत बांधे अपने आने का मकसद बताया। जी, हामिल ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ने इस बच्चे को इतनी हिम्मत और हौसले दिया और इनके मुजरिम को इसके अंजाम तक पहुंचाया। हैदर साहब ने पहले अफसोस किया और फिर मुबस्सिर को शाबाश देते हुए कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आज से इनफाल आपकी बेटी है। हैदर साहब ने इन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा और सबको मुबारकबाद दी। आसिया बेगम, आप इनफाल को ले आए। हैदर साहब ने आसिया बेगम से कहा तो आसिया बेगम परी को भी अपने साथ इनफाल के रूम में ले गई। वो दोनों इनफाल के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ इनफाल के साथ इसकी तीनों दोस्तें भी मौजूद थी। लाइट पर्पल कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ व्हाइट चूड़ीदार पजामा पहने, कानों में सफ़ेद मोती वाली बालियां, बाल की फ्रंट चुटियां बनाए, हल्के मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था मेरे भाई की पसंद इतनी अच्छी है। फरीन अनफाल को देखते हुए साख्ता कहा, जिस पर अनफाल के गाल रुख हो गए थे। लड़कियां चलो सब बाहर। सब अनफाल का इंतजार कर रहे थे। आसिया बेगम ने अनफाल की नज़र उतारते कहा, हिना और समीन इसे बाहर लॉन्च में ले आई। आनिया ने मिठाई ला के सेंटर टेबल पर रखी। मुबस्सिर अनफाल को आते देखकर खड़ा हो गया। इसकी नज़र अनफाल पर ही हटी नहीं थी। इनफाल ने खुद पर किसी की नज़र को महसूस करते सर उठा के इसे देखा, जो सबसे बेनया देखने में मसरूर था। मुबस्सिर की नज़र समझाने क्यों वो खुद में सिमटी और नज़र झुका गई। इनफाल को इसके साथ ला के बिठाया गया। भी आप इजाज़त दें तो हम उंगली की अंगूठी इनफाल को पहना दे। भी जाने हैदर साहब और आसिया बेगम से इजाज़त मांगी तो इनके हाँ कहने पर भी जान ने अंगूठी मुबस्सिर के हाथ में दी, जिसे मुबस्सिर ने इनफाल को पहनाया। बहुत बहुत मुबारक हो। हैदर साहब ने मुबस्सिर को गले लगाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि परी की शादी के बाद ही मुबस्सिर की भी शादी हो जाए। मेयर साहब ने कहा, आप
سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ حیدر صاحب نے امیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں، بس اب آپ لوگ شادی کی تیاری شروع کریں۔ امیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا، انفال اب اپنے دوستوں پر ہی کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش اس پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حامد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھر میں شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے مبشر کے گھر والے